अच्छा ये अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक डोमेन बाई की हुई है, मेरे पास एक डोमेन पड़ी हुई है, लेकिन मैंने होस्टिंग अभी परचेज़ नहीं की। और मेरे पास एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें मेरे पास होस्टिंग है और उसकी भी डोमेन है, लेकिन उस होस्टिंग में मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं एक और डोमेन उसमें अटैच कर सकता हूँ। ये हम कैसे कर सकते हैं? यानी मेरे पास एक डोमेन है, पहले हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास एक डोमेन है, उसकी होस्टिंग नहीं है। यानी मैंने डोमेन परचेज़ की तो पेमेंट की, होस्टिंग परचेज़ की तो पेमेंट की, ठीक है। सो मैंने एक होस्टिंग का ऐसा पैकेज परचेज़ किया हुआ है जिसमें मेरे पास एक से ज़्यादा डोमेन अटैच करने की ऑप्शन है। बेसिकली है क्या, मैंने अपनी वेबसाइट को लाइव करना है, तो वेबसाइट को लाइव करने के लिए मेरे पास एक डोमेन नेम होना चाहिए, वो मैंने परचेज़ कर लिया 1 साल के लिए। और जब मैंने होस्टिंग परचेज़ करने लगा तो बजट आउट हुआ, तो मैंने कहा होस्टिंग नहीं लेते मैं, तो होस्टिंग मैंने ख़रीदी ही नहीं हुई है। लेकिन मेरे पास एक और जगह पर होस्टिंग पड़ी हुई है और उसमें एक फैसिलिटी है कि हम उसमें डोमेन अटैच कर सकते हैं। यानी कि उसने मुझे यही कहा था कि भाई ये होस्टिंग आप ले रहे हैं तो इसमें आप एक डोमेन लगा लें, इसके साथ ऐड इन डोमेन की ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। 2 डोमेन 3 डोमेन, ये पैकेज टू पैकेज डिपेंड करता है कि हम कौन सा पैकेज परचेज़ कर रहे हैं। बताना ये चाह रहा हूँ कि हम किस तरह एक होस्टिंग के साथ दूसरी डोमेन अटैच करते हैं। पहले हम क्या कह रहे थे कि भाई हमारे पास एक होस्टिंग है, उसमें सब डोमेन कैसे बनानी है। सब डोमेन की ऑप्शन आ रही होगी, 5 है तो 5 बन जाएंगी सिंपली सी पैनल में जाकर सब डोमेन्स बनाकर, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से ये काम मुमकिन होगा। इसके लिए ज़रा हम आते हैं इधर और यहाँ आते हैं, कौन सी खोल लें, वेबसोल खोल लेते हैं। अब ये मेरे पास एक अकाउंट है वेबसोल का। वेबसोल हमारे पास कंपनी है जो होस्टिंग की फैसिलिटीज़ भी देती है और डोमेन भी देती है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कुछ डोमेन परचेज़ की हुई हैं, कुछ होस्टिंग परचेज़ की हुई है, तो ये मेरे पास आ रही है। ये अकाउंट में जाता हूँ, तो जब हम इसे परचेज़ करते हैं तो वो हमारा अकाउंट बनाते हैं। अब एक तरीका ये होता है कि वो आपको आप उनसे कहते हैं ना मुझे होस्टिंग चाहिए, तो वो आपको सीधा सीधा ना सी पैनल भेजते हैं आमतौर पर। तो अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट होंगे तो आप उनसे कहेंगे कि भाई सी पैनल में आप कुछ कर नहीं सकते हो ना, सी पैनल में तो सिर्फ सी पैनल में आप वेबसाइट को कंट्रोल करते हो, बस अपनी वेब स्पेस को भी कंट्रोल कर सकते हो, ऑर्डर भी नहीं प्लेस कर सकते सी पैनल से नया, अपने ऑर्डर को अपग्रेड भी नहीं कर सकते। तो जब हमने होस्टिंग परचेज़ की होती है तो बेसिकली उनके पास हमारा एक अकाउंट बनता है कंपनी में, तो वो प्रोवाइड नहीं करते, आप मांगो तो फिर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये उस अकाउंट की बात हो रही है, सी पैनल की बात नहीं हो रही है, होस्टिंग अकाउंट की बात हो रही है। सो ये मैंने किया साइन इन, ये उस वक्त बना था जब मैंने होस्टिंग परचेज़ की थी। ये रहे उसी तरह यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है मेरा, और मैं जा रहा हूँ वेबसोल के ऊपर। आगे और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सर्विस और डोमेन्स, 2 ऑप्शन हमारे पास आ रही हैं। सर्विस का मतलब है कि हमारी होस्टिंग, और हो सकता है कि हर जगह सर्विस ना हो, किसी जगह पर होस्टिंग ही लिखी हो, ठीक है भाई। ये डिपेंड करता है जिसका हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो उसे कैसे दिखा रहा है। हाँ नेम जी, वही मैं कह रहा हूँ, मुख्तलिफ में किसी में होस्टिंग लिखा होगा, किसी में सर्विस लिखा होगा। होस्टिंग लिखा होगा फिर तो पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये लिखी हुई है डोमेन्स, इसकी एक डुप्लीकेट भी लेते हैं। अब आप देख रहे हैं ये इतनी सारी डोमेन्स है मेरे पास, कितनी सारी डोमेन्स है मेरे पास। ये जिन पे क्रॉस लगा हुआ है इसका क्या मतलब है, SSL, इन पर SSL अप्लाई नहीं है। और जिन पे क्रॉस नहीं लगा हुआ इसका मतलब है इनके ऊपर SSL अप्लाइड है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी इधर आ जाते हैं ज़रा, मैं एक वेबसाइट को देखता हूँ। जैसे जैसे ये लिखी हुई है हमारे पास इसहाक आई हॉस्पिटल, ये इसहाक आई हॉस्पिटल.com, इस पर आते हैं जी। इसके एरो पे आया हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैनेज नेम। अब आपने समझना है बात, बेसिकली करना क्या है, मेरे पास डोमेन है, ये वाली डोमेन है जिस पे होस्टिंग है, ठीक है। मैंने उस डोमेन को क्लिक किया है, अभी आपको दिखाया है, जिस पे मैंने होस्टिंग परचेज़ की हुई है। यानी अब इसका मतलब क्या हुआ, इस पे जो नेम सर्वर आ रहे हैं
वो परचेज्ड है, उसमें डाटा सेव हुआ है। आपने देखा था इसहाक आई हॉस्पिटल की वेबसाइट लाइव भी होती है, चलती भी है। मैनेज नेम सर्वर्स, देखें जरा आगे। अब यहां पर उसने हमें 2 नेम सर्वर्स दिए हुए हैं। तो एक पे लिखा हुआ है वेब 00 फ्यूचर सोर्स, दूसरे पे लिखा हुआ है वेब 01। ये बेसिकली है क्या, सर्वर्स 2 क्यों दिए उसने हमें, एक की बजाय? इसलिए कि आपका नेट चलता है ना 24 आवर्स, वेबसाइट चलती है 7 डे अ वीक चलती है, 30 डेज अ मंथ चलती है, 365 डेज अ ईयर चलती है, रुकती नहीं है बीच में कहीं। सो इसलिए उन्होंने 2 सर्वर्स पर आपका डाटा रखा होगा। अगर एक पे कभी कोई इशू आ जाएगा तो वो दूसरे सर्वर से आपकी वेबसाइट को चलाता रहेगा और दूसरे को वो रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम नेम सर्वर चेक करेंगे तो किसी भी वेबसाइट के होस्टिंग को जब हम चेक कर, ये बेसिकली मैं होस्टिंग चेक कर रहा हूँ कि इसकी होस्टिंग कहाँ पर हुई है, ठीक है। अब मुझे ये वाले सर्वर चाहिए बेसिकली, ठीक है। कंट्रोल सी किया मैंने, नोटपैड ले लेता हूँ, दूसरा भी उधर से कॉपी कर लेते हैं एहतियातन। ठीक है, अच्छा। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको, ये तो हो गई इसकी, इधर आ जाते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि मेरी ये जो वेबसाइट है फिलहाल फॉर एग्जांपल अब कह रहे हैं ishaqai.com, ये मैंने सिर्फ डोमेन परचेज की हुई है, इसकी मैंने होस्टिंग परचेज नहीं की हुई। अब मैंने इसहाक आई हॉस्पिटल वाली जो मेरी होस्टिंग थी उसके अंदर उसने मुझे ऑप्शन दिया था कि भाई 3 ऐड ऑन डोमेन्स। अब एक टर्म है ऐड ऑन डोमेन्स और एक टर्म है सब डोमेन। सब डोमेन का मतलब जो है वो डोमेन के अंदर डोमेन, यानी आप लिखोगे ali.xyz.com या answers.yahoo.com, तो ये जो आंसर जो है ये सब डोमेन है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ऐड ऑन डोमेन की, तो वो ये कह रहा है कि भाई आप 3 ऐड ऑन डोमेन्स लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मेरे पास 3 के ऑप्शन है, ओके। अब मैं जरा इसको मैनेज करता हूँ पहले। जी, इधर वेब 14 आ रही है, इसकी हमने वेब्स 14.futuresource, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा इसलिए कि ये हमारे एक्सेस में नहीं है, ठीक है। चलें इसको छोड़ देते हैं, हम वापस आए उधर ही, बैक करें डायरेक्ट। यहाँ पर नजीब सॉल्यूशंस भी होगी है, ये है जी। दो हिस्सों में ये काम होना है, अभी हम एक हिस्सा देख रहे हैं इसका। सेम वही आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको समझ आ गया होगा कि ये वाली जो वेबसाइट है ये भी उसकी होस्टिंग को इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, अब इसको पहला पार्ट तो ये है, और ये वाला पार्ट जब हम करते हैं पहली दफ़ा करेंगे तो याद रखना है इसमें 48 आवर्स लगेंगे। हाँ जी, फौरी तौर पर नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है पहले हो जाए, लेकिन कंपनी वाले कहते हैं कि 48 आवर्स लगेंगे। हाँ, मैक्सिमम 48 आवर्स होते हैं, सम टाइम पहले भी हो जाती है। अब एक पार्ट तो ये है, लेकिन ये कब कर सकते हैं, ये उस वक्त कर सकते हैं जब आपके पास होस्टिंग हो ऐसी। उसके बाद दूसरे हिस्से में हम इसमें क्या करते हैं, एक स्टेप पीछे चलें वापस। हाँ जी, अब आगे जाए सर्विस में। यानी कि पहले हमने क्या काम किया, उधर नेम सर्वर ऐड कर दिया। नेम सर्वर मुझे पता कैसे लगे, यहाँ तो मुझे होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड कर देगी, या मेरी डोमेन जिस पे लगे हुए हैं मैं वहाँ से आकर देख लूँगा, इतना मुश्किल काम नहीं। जैसे मैंने भी आपको दिखाई है आकर कि जिसके ऊपर ये लगे हुए थे मैंने वहीं से ले लिए। अदरवाइज जब आपको ईमेल आएगी उसमें नेम सर्वर भी लिखे होंगे कि आपकी होस्टिंग के नेम सर्वर्स कौन से। इस पर क्लिक करें, आगे जी सर्विस में आगे
आमतौर पर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा सी पैनल, नहीं आ रहा, मतलब किसी जगह पे नहीं भी आएगा, किसी जगह पर आएगा भी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसे डबल क्लिक करते हैं, आ गया। लॉग इन टू सी पैनल। कुछ दिन पहले शायद मैं आपसे एक बात कर रहा था कि सर्वर का ईमेल, तो अगर आपने सर्वर के ईमेल बनाने हो तो वो भी यहाँ से बन सकते हैं। ये लिखा हुआ है लॉग इन टू वेब मेल, तो वेब मेल में जाएंगे, यहाँ से आप अपने वेब मेल को लॉग इन कर सकते हैं। जब ईमेल बनी होगी तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर वापस। अब कहाँ जाएँ, सी पैनल, वेबसाइट का सी पैनल, ठीक है। आगे अब बेसिकली ये ठीक इसके साथ अटैच हुई, इसाक आई हॉस्पिटल के साथ, ठीक है। इधर आए, इधर यहाँ से ईमेल अकाउंट्स बनते हैं, ये देखें। यहाँ से कहाँ जाएंगे अब हम, फाइल मैनेजर में, लेकिन उधर जाने से पहले जरा ये देख लें क्या लिखा हुआ है, सब डोमेन्स 5 of 5। इसका क्या मतलब है, 5 की गुंजाइश दी थी उसने मुझे और मैं 5 की 5 बना चुका हूँ। और दूसरे नंबर पर क्या कह रहा है, एड ऑन डोमेन्स, कहता है टोटल 5 की ऑप्शन है आपके पास, 2 आप ले चुके हुए हैं। यानी इसका मतलब है अभी भी मैं अगर चाहूँ तो पैसे खर्चे बगैर एक वेबसाइट इस पर अटैच कर सकता हूँ, होस्टिंग परचेज किए बगैर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे, डिस्क स्पेस 50 GB, ये मुझे क्या बता रहा है कि मैक्सिमम आपके पास इतनी स्पेस है, ठीक है। आते जाए नीचे, ये इसकी बैंडविड्थ है, ये इन्फिनिट का निशान नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो पैकेज हमने परचेज़ किया हुआ है इसमें अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, और किसी के सब डोमेन के एंड पर अगर ये नज़र आ रहा हो तो इसका मतलब होगा कि उसके पास अनलिमिटेड सब डोमेन्स की ऑप्शन है, ठीक है। हमारे पास नहीं है इसमें। ये क्या लिखा हुआ है, यानी कि आपको ये सबसे अहम बात है जो कि होस्टिंग कंपनी छुपाती है आपसे। पैकेज जब सेल कर रही होती है तो वो छुपा रहे होते हैं। यानी इसका आसान तरीका होता है क्यूरी करने का कि आप जो हमें होस्टिंग दे रहे हैं इसमें आप हमें कितनी रैम दे रहे हैं। एक रैम है और एक वर्चुअल मेमोरी है। आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत है, यानी कि छोटी रैम में आप अपनी वेबसाइट नहीं चला सकते वर्डप्रेस की। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस की है तो आपके पास कम से कम जीबीज़ में होनी चाहिए रैम। अगर आपके पास दूसरी वेबसाइट है तो वो एमबीज़ में भी आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। पीएचपी की या एचटीएमएल की वेबसाइट जो सिंपल होती है, क्योंकि इसमें सारा काम वर्डप्रेस के लिए तो आपको जीबी मिनिमम 1 GB मिनिमम, और इसमें आपको जीबीज़ की ज़रूरत है। इसलिए कि इसमें जो कुछ भी है प्लगइन्स हैं, तो इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, फाइलें बहुत ज़्यादा हैं जो आपको लानी है इसमें। तो इसलिए आप देखिए ये वाला पैकेज भी कितने है, 1 GB का पैकेज है। ये तो मैंने आपको बताया, ये फीचर्स थे होस्टिंग के, जो होस्टिंग हमने परचेज़ की हुई है। तो ये फीचर्स का मतलब है कि यही सारे क्वेश्चन हमें पूछने होंगे जब हम परचेज़ कर रहे होंगे। कि हम उसे कहेंगे कि भाई कितनी सब डोमेन दे रहे हो, कितने ईमेल अकाउंट्स दे रहे हो, कितनी स्पेस दे रहे हो, कितनी रैम दे रहे हो, कितनी बैंडविड्थ है हमारी। बैंडविड्थ का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ जाती है और बहुत सारी ट्रैफिक आती है। जैसे रिजल्ट्स वाले दिनों में 22 लाहौर पे आ जाती है, ठीक है, तो आप देखते हैं क्या हाल हुआ होता है उसका। तो बैंडविड्थ अगर हमारी ज़्यादा होगी तो अगर बहुत सारी ट्रैफिक आएगी तो हमें इसमें कोई इशू नहीं होगा, हमारी वेबसाइट चलती रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इधर वापस। अब हम आए हुए सी पैनल में। हमने एक काम कर लिया। कौन सा काम कर लिया?
जो होस्टिंग में जाके बताना था कि भाई ये डोमेन यूज़ करो, ये डोमेन मेरी होस्टिंग को यूज़ करेगी। सो नेम सर्वर मैंने बता दिया पहले मरले में। अब अगले मरले में मैंने क्या करना है कि अपने सी पैनल में आकर अपनी वेबसाइट को अपलोड करना है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? बेसिकली हमें सब डोमेन बनानी है। अब नाम से तो लग रहा है ये सब डोमेन है, लेकिन असल में हम यहाँ पर अपनी डोमेन को एज ए सब डोमेन लेकर आएंगे। यानी वो जो मेरी डोमेन है ना najibsolutions.com, उसको मैं यहाँ पर एज ए सब डोमेन ऐड करूँगा। तो जब मैं उसे ऐसे सब डोमेन ऐड करूँगा तो क्या होगा, एक फोल्डर बन जाएगा मेरे पास सब डोमेन का, और उस सब डोमेन में मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट को अपलोड कर दूँगा। तो फिर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। यानी दो हिस्सों में किया हमने काम। पहले हिस्से में क्या किया, नेम सर्वर बताने हैं। इसका मतलब ये हुआ होस्टिंग अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास होस्टिंग अकाउंट नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ जी, अब क्या करें, यहाँ है, चलो जी इधर पे। यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है हमने, najibsolutions.isaaqihospital.com। यहाँ लिखा मैंने najibsolutions.com। चल रही है वेबसाइट, चल रही है। मैंने कुछ लिखा नहीं हुआ, मैंने कहा वेबसाइट में कोई कंटेंट ही नहीं है। हाँ मतलब वेबसाइट कैसे पता लग रहा है मुझे चल रही है, देखो ऊपर से URL आ गया ना, ब्लैंक पेज तो नहीं खुला, तो इसका मतलब है वेबसाइट हमारी लाइव है। मतलब उसमें हमने कुछ रखा नहीं हुआ, सिर्फ हम लोगों ने उसकी होस्टिंग यूज़ किया। अभी मैंने कुछ किया ही नहीं हुआ, खाली रखी हुई है वेबसाइट। अगर मैं इसमें वेबसाइट अपलोड करूँगा तो वेबसाइट लाइव हो गई है, ठीक है ना। जैसे इसमें एक टेक्स्ट लिखा हुआ, बस इंडेक्स की फाइल बना के टेस्ट डोमेन, ये ऐसी रखी थी किसी को समझाने के लिए, आप जैसे क्लास को ना। अच्छा, यानी कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या दिया मैंने आपको कि सर्वर नेम सर्वर ऐड किए होस्टिंग में जाकर, सी पैनल में आके क्या किया, सब डोमेन बनाई है। मतलब सब डोमेन बनाई है। बनाते हुए मैंने यही कहा था कि najibsolutions.isaaqihospital.com, लेकिन बेसिकली वो क्या थी, najibsolutions.com थी। मतलब डोमेन बनानी है तो यहाँ से डोमेन में नहीं आना, सब डोमेन में ही आना। वापस आ जाए मेन्यू पे। और फाइनली क्या किया होगा, फाइल मैनेजर पे आए, पब्लिक HTML पे आए, देखते हैं यहाँ najibsolutions पड़ी है ना, क्योंकि सब डोमेन बनाई थी तो यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर आपने अपना पूरा प्रोजेक्ट अपलोड कर देना, यानी यहाँ पर आपने आकर अपनी वेबसाइट को अपलोड करना है, ठीक है। चलेंगे अब आए इधर वापस। ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, जो डोमेन और होस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये अब मैं आ गया हूँ दूसरी वेबसाइट पे। ये कौन सी वेबसाइट है, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। आज इसको हम परचेज कर ही लेंगे। ये है SSL, इस प्रोटेक्टेड नहीं है इस वक्त, ठीक है। इसका SSL सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ है, अब चल गई है ये। हाँ, अब ये एक सिंपल सी वेबसाइट है, जैसे हम HTML में बना रहे हैं। इसकी SEO कैसे करनी है देख रहे हैं ना। ये मैंने वेबसाइट खोल दी है, ये इसमें ऊपर मेन्यू इसलिए आ रहा है कि इधर अकाउंट खुला हुआ है। इधर आ जाते हैं, दूसरे पेज में आ जाते हैं।
रही है। हाँ जी, आ गई। चलो जी, एडवांस में ये तरीका होता है खोलने का, जो ये वाली बेसिकली इस पर अप्लाई हुआ है। अगर SSL अप्लाई ना होता तो वेबसाइट खुल जाती थी। ये अप्लाई होने की वजह से ऐसे अप्लाई तो हुआ है मगर एक्सपायर हुआ है। हम इसे क्लिक करते हैं। चलो जिधर आ गया, इधर वो देखो वो मेन्यू नहीं ना आ रहा, वो हमारा उधर यूज़र अकाउंट था ना, इसलिए उस पर आ रहा था वो सारा। अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं ज़रा। अब इसकी SEO कैसे करते हैं। आ जाए वापस डैशबोर्ड में। सबसे पहले तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें देखना है कि हमने SEO करनी है तो क्या हमने कोई SEO का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। सो हमें SEO का प्लगइन इंस्टॉल करना है इसमें, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ आकर देखूँ तो यहाँ पर दो मैंने ये भी समझाने के लिए किए होंगे। इस पर एक पे लिखा हुआ है रैंक मैथ और एक पे लिखा हुआ है योस्ट, ठीक है। ये दोनों ही पॉपुलर SEO के प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस के लिए। यानी उधर हम जो काम कर रहे थे कोडिंग करके कर रहे थे, यहाँ पर जो काम करना है ग्राफिकली करना है। जब हमने SEO करनी है तो ग्राफिकली करनी है। अच्छा, अब जरा यहाँ आए अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आया हूँ मैं, और ये नीचे क्या लिखा हुआ है, कस्टमाइज में चले जाए। फिर पूछ रहा है सबसे पहले तो हमें यहाँ से देख लेना है कुछ चीज़ें। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, थीम। इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये डेवलपर से ताल्लुक है जिसने बना कर दिया हुआ है। हम इसका थीम चेंज करेंगे तो सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। सो हम लोगों ने एज ए थीम इसका चेंज नहीं करना। अगर क्लाइंट आपको कहेगा भी तो फिर आप उससे डेवलपर से करवाएंगे, ठीक है। या फिर आपको डेवलपर की परमिशंस लेंगे तो लाजमी बात है उससे डेवलपमेंट वाली चार्जेस भी लेंगे, फिर आप ये काम करेंगे। अदरवाइज आप उनसे कहेंगे कि जनाब थीम आपने चेंज करवाना है तो मुझे डेवलपर से चेंज करवा दें, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, साइट लोगो। यहाँ से आप लोगो ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने लोगो चेंज करना होगा तो यहीं से मैं रिमूव करूँगा और यहीं से मैं लोगो को अपडेट करूँगा। समझ आ गई बात की। जैसे हम वहाँ पे कर रहे थे वेबसाइट पे, क्योंकि वहाँ पर सारी कोडिंग में कर रहे थे, यहाँ पर हम इधर से ही कर देंगे बस। लेकिन इधर ये वाली वेबसाइट किसी की है और ये लाइव है, तो इसलिए मैं इसमें कुछ चीज़ करूँगा नहीं, हाँ, ताकि गड़बड़ ना हो ना उनकी वेबसाइट की। जी जी बिल्कुल। अब इसमें ये देखें क्या कह रहा है, इसकी हाइट वगैरह बता रहा है। रिकमेंडेड लोगो हाइट इज़ 21 पिक्सल्स। कहता है आप इतनी हाइट रखें और इस वक्त कितनी रखी हुई है, 52 पिक्सल्स। यहाँ से हम फिर वापस इधर आ जाएंगे। आपको सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है कि हम इसमें काम कैसे करेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है जी, आ रहा है साइट टाइटल, सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज का। और आगे क्या लिखा हुआ है, सोफ़ा एंड कारपेट सर्विसेज। वापस टैगलाइन अभी आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ इसकी, ठीक है। ये क्या आ रहा है, फेविकॉन। फेविकॉन कहाँ पर आता है, ये ऊपर वाला। तो यहाँ से अब हम फेविकॉन को चेंज कर देंगे। तो ये दिखने में बहुत आसान लग रहा है इंटरफेस उसके, यानी इसमें हमें कोई कोडिंग छोटी की भी ज़रूरत नहीं है। फोल्डर में भी नहीं हम जा रहे बार बार, सब कुछ यहीं से काम होने लगा हुआ है। कलर कि कौन सी कलर स्कीम आपने यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम कलर, ये भी हमारे से रेलिवेंट नहीं है, कलर चेंज करने का SEO से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भी यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि इसके जो लोगोज़ हैं ये ऑप्टिमाइज़ नहीं हुए हुए, ठीक है। आपने नाम चेंज किए हैं इनके ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से, तो वो आप चेंज कर सकते हो। वो बड़ा आसान है, रिमूव करेंगे और अपलोड कर देंगे, बस आ जाएगा। इसमें कोई इत्तेफाक मुश्किल बात नहीं।
उसके बाद आ जाए ज़रा, मैं एसईओ के हवाले से बात करूँगा। आगे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, हेडर इमेज कोई भी नहीं दिया हुआ हमने, हाँ छोड़ दें इसको। ये क्या लिखा हुआ है जी, होम पेज सेटिंग्स। होम पेज कौन सा है, सोफ़ा कारपेट वॉशिंग एंड सर्विसेज। यहाँ से हम बताएंगे, पेजेस हैं ना बहुत सारे, भाई मैं आपको पेजेस का टैब दिखाता हूँ तो जाकर। तो पेजेस बहुत सारे बने हुए हैं इसमें, देखिए। अच्छा इधर से देखना है, तो इधर से हम बताएंगे कि कौन से पेज को, मतलब 10 पेजेस हैं, जैसे वहाँ पर बनाते थे ना index.html, गैलरी, तो यहाँ पर सारी फाइलें पेजेस की सूरत में बनी हुई हैं। तो वो कह रहा है कि किस पेज को आपने होम पेज बनाना है, तो हमने उसे क्या कहा, सोफ़े को बना दो। इसको ज़रा इसकी डुप्लीकेट लो, आ गया डुप्लीकेट, इसे बंद कर देते हैं। जब आप कोई चेंज करेंगे तो उसे पब्लिश करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप कोई चेंज करेंगे तो उसको लाइव करने के लिए, सेव करने के लिए पब्लिश करेंगे। अभी तो पब्लिश लिखा हुआ आ रहा है इसलिए कि हमने कोई चेंज नहीं की। जैसे आप कोई चेंज करोगे तो पब्लिश का बटन एक्टिव होगा। इधर आएंगे वापस और यहाँ पर पेजेस में आ दो, ये आ रहा है पेजेस, ऑल पेजेस। वो जो हम बता रहे थे ना कि वो कहता है भाई होम पेज कौन सा पेज है, इतने सारे आपने पेजेस बनाए हुए हैं, तो जब आपकी वेबसाइट लोड हो तो मैं किस फाइल को होम पेज समझूँ। यानी हम अपने अल्फाज में अगर बात करें तो हम कह रहे हैं हम किस फाइल को इंडेक्स फाइल समझें, यानी कि जिसको हमने इंडेक्स बनाया था वो कौन सी है। तो देखें ज़रा नीचे फाइलें आ रही हैं। ये जब आपके पास वेबसाइट आएगी तो ये सारी की सारी क्या होंगी, ऑलरेडी तैयार होंगी, बनी हुई आएंगी हमारे पास, ठीक है। क्या नाम लिखा हुआ था भला, किसको होम पेज किया था, ये आखिर वाली को। हाँ देखिए इसके आगे खुद से लिखा हुआ है फ्रंट पेज, ये आपने अपीयरेंस में चेंज की हुई है, इसलिए अगर मैं किसी और को होम पेज बना दूंगा तो उसका लेआउट भी चेंज हो जाएगा, यानी कि जो पहली फाइल है वो चेंज हो जाएगी, वो जो दूसरा सब पेज होगा वही होम पेज बन जाएगा और उसके साथ फिर फ्रंट पेज लिखा हुआ आ जाएगा कि इसका ये फ्रंट पेज हो गया। और यहाँ पर जो वेबसाइट डेवलप करके देगा वो पेजेस बनाएगा, जो भी क्लाइंट उसको कहेगा कि कौन कौन से पेजेस बनाने हैं। अच्छा अब हम ज़रा यूँ करते हैं, इसका फ्रंट पेज खोल लेते हैं। ये फ्रंट पेज है जी, इसमें एक क्विक एडिट है और एक एडिट है, मैं एडिट करता हूँ। जी जरा देखें, देख रहे हैं मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने हुए हैं। नीचे आते जा रहा हूं मैं, ये देखें ये क्या आ गया, यूज एसईओ आ गया हमारे सामने, स्कीमा भी आ गया जो भी हमने पढ़ा था, यहां से बता देंगे हम। जी क्या कह रहा है, पेज टाइप क्या है जी, ये सिंपल, इसको उन्होंने क्या टाइप रखा हुआ, वेब पेज। अब ये आपने देखना है कि आपकी जो वेबसाइट है उसको हमने मिसाल के तौर पर, जैसे मैं कहूँ मेरी वेबसाइट रियल एस्टेट से रेलिवेंट हो, तो उसके नीचे लिखा हुआ है रियल एस्टेट लिस्टिंग, ठीक है। तो हमने इसको डिफ़ॉल्ट रखा है कि स्टैंडर्ड वेबसाइट है हमारी ये, तो उसने इसको डिफ़ॉल्ट पे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा और एक और चीज़ भी याद रखें कि स्कीमा हम वैसे भी बना सकते हैं, दूसरे तरीके से भी अगर आप स्कीमा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और उसका कोड आता है ना, वो मैं अभी बताता हूँ कोड कहाँ जाएगा, फिर किस जगह पर जाकर आपने कोड को पेस्ट करना है। अच्छा अब इधर आए, नीचे ऊपर आए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एसईओ पे क्लिक करें। जी ये क्या लिखा है, एसईओ एनालिसिस, इस पर क्लिक कीजिए।
बता रहे हैं कितने सारे रेड आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इन सबको हमें इम्प्रूव करना है। और रेड के नीचे ऑरेंज भी आ रहा है और ऑरेंज के नीचे ग्रीन भी आ रहा है। तो हम लोगों ने जब एसईओ करनी है तो हमने सबको ग्रीन करना है। इसका मतलब है कि एसईओ अप्लाई होगी। हाँ जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपने गेस्ट पोस्ट लगाई थी, है ना? इन्होंने गेस्ट पोस्ट लगाई थी, तो गेस्ट पोस्ट का मतलब क्या है कि किसी ने इनसे अपना गेस्ट पोस्ट के लिए अपना वर्डप्रेस का लॉगिन शेयर किया हुआ था कि भैया आपने अगर पोस्ट लिखनी है तो इस लॉगिन के थ्रू आप लिख सकते हो, ठीक है। सो इन्होंने पोस्ट लगाई है और पोस्ट पब्लिश नहीं थी हो रही, इसलिए कि जिनकी वेबसाइट थी उन्होंने उस पर एक चेक लगाया हुआ था कि भाई बेसिक एसईओ अप्लाई हो, उसके बगैर पोस्ट पब्लिश नहीं हो सकती। तो वो पहले पब्लिश नहीं हो रही थी, फिर इन्होंने यहाँ बैठ के काम किया तो इन्होंने पब्लिश कर ली। तो इसमें इन्होंने सिर्फ एक चेंज की, क्या किया था? बेसिकली हम लोगों ने टाइटल तो पहले भी लगा हुआ था, बेसिकली कीवर्ड्स को इस्तेमाल नहीं था किया हुआ। तो इन्होंने जब यहाँ बैठ के कीवर्ड को इस्तेमाल किया तो पब्लिश का ऑप्शन अवेलेबल हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर भी सारी वही है। अब हम वहाँ पर बात क्या कर रहे थे, वहाँ पर ऑन साइट एसईओ की बात कर रहे थे ना, कि सारा जो काम यहाँ पर कर रहे हो ये सब ऑन साइट एसईओ ही है। यहाँ पर हम जो कर रहे हैं ये सब की सब ऑन साइट एसईओ है। ये कैसे है? और यहाँ पर देखिए ये खुद बता भी रहा है, वहाँ पर तो ऐसे नहीं था ना, वहाँ पर तो हम खुद से करने लगे हुए थे। यहाँ पर आपको बता रहा है नंबर 1, सबसे पहले क्या बता रहा है जी? की फ्रेज। अब यहाँ पर टर्म इस्तेमाल हो गई है की फ्रेज, जैसे कि मैं वहाँ पर टर्म इस्तेमाल कर रहा था प्राइमरी कीवर्ड, तो यहाँ पर वो कह रहा है उसी चीज़ को कह रहा है की फ्रेज, कि आपका प्राइमरी की फ्रेज कौन सा है? कहता है की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है आपने की फ्रेज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कीवर्ड की हमने पढ़ी हुई है ना क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। मैंने कहा था ना 2.5% से लेकर 3% तक आपका कीवर्ड इस्तेमाल होना चाहिए कंटेंट के अंदर, यही कह रहा है वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? आउटबाउंड लिंक्स, यानी कि इसमें आउटबाउंड लिंक्स नहीं है, बाहर की तरफ जो लिंक्स जा रहे हैं, इनबाउंड लिंक नहीं है जो अंदर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि जो ऐसे लिंक्स जो आपकी वेबसाइट को रेफर कर रहे हो और ऐसे लिंक्स जो किसी दूसरे की वेबसाइट को रेफर कर रहे हो। कहता है आपकी वेबसाइट में ये भी होने चाहिए। तो अगर आप किसी दूसरे की वेबसाइट को नहीं करना चाह रहे तो आपके पास अपना फेसबुक पेज है, आपके पास अपना ट्विटर है, आपके पास अपने सोशल मीडिया के प्रोग्राम्स हैं, तो उधर आप लिंक्स बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह इनबाउंड लिंक्स भी बनाने हैं और आउटबाउंड लिंक्स भी बनाने हैं, ठीक है। और ये वाले लिंक्स आपके भी दूसरे पेज की तरफ हो सकते हैं। आप जो जो कुछ अप्लाई करते जाएंगे ऑटोमेटिकली पहले वो ऑरेंज में आएगा और ऑरेंज से फिर ग्रीन में जाता जाएगा, और जब सब कुछ ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि आपने मुकम्मल एसईओ ऑन साइट एसईओ इसके ऊपर अप्लाई कर दी हुई है, ठीक है। और नीचे आए, हाँ जी वेबसाइट है तो ऑफ साइट क्यों नहीं होगी, ठीक है। ऑफ साइट एसईओ के लिए तो हमें पता ही नहीं होता वेबसाइट क्या है भाई, कुछ नहीं पता होता वेबसाइट क्या है, उसका सी पैनल है, क्या है, वर्डप्रेस है। ऑफ साइट एसईओ करने के लिए हमारा टारगेट ही नहीं है। ऑफ साइट एसईओ करने के लिए हमारे पास यूआरएल होना चाहिए, उसके कीवर्ड्स का हमें पता होना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन का हमें पता होना चाहिए, और जो ऑनर है उसकी ऑनरशिप का हमें कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कुछ जगहों पर जाकर हमें मोबाइल नंबर देना पड़ता है, उसका एड्रेस देना पड़ता है, बस इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो उसके लिए तो ना मुझे वर्डप्रेस का लॉगिन चाहिए, ना मुझे सी पैनल चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो मैं कर ही दूसरी साइट्स पे जाके काम रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब वो काम तो आप कर सकते हैं, आप किसी की भी ऑफ साइट कर सकते हो घर बैठ कर प्रैक्टिस के लिए। हाँ, जैसे मैंने आपको स्टार्स अकेडमी का कहा, तो मैंने कहा आपको स्टार्स अकेडमी का नाम पता होना चाहिए। नहीं पता तो उनकी वेबसाइट से जाकर देख सकते हो, मोबाइल नंबर उनकी साइट से जाकर देख सकते हो, एड्रेस उनकी साइट से जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन देखनी है कि भाई क्या लगाई हुई है, उनकी साइट से जाकर देख लो कि डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है हमने। हाँ अच्छा, बनाइए आपने, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? आउटबाउंड लिंक्स, की फ्रेज लेंथ, नो फोकस कीवर्ड की फ्रेज वाज सेट फॉर दिस पेज। हाँ जी, सबसे पहले तो कह रहा है आपने इस पेज के ऊपर अपना फोकस कीवर्ड सेट ही नहीं किया हुआ। फोकस कीवर्ड का मतलब प्राइमरी कीवर्ड लिखें, जैसे मैंने वहां कहा था अभी टाइटल में प्राइमरी कीवर्ड लेकर आओ। अब जब हमने प्राइमरी कीवर्ड लिख दिया और हमने एक को कह दिया कि ये मेरा फोकस कीवर्ड है जी,
किधर गया, आ गया ये, ठीक है। लेकिन अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इनके एसईओ का काम नहीं कर रहे हैं, हम इसमें अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर फोकस कीवर्ड लगना है। मिसाल के तौर पर इनका फोकस कीवर्ड होता सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, तो यहाँ पर मैंने लिखना है। लेकिन ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है कि आपने यहाँ पे लिखना है। आपने जब ये सेट कर दिया कि मेरा ये फोकस कीवर्ड है, तो आपने इसको टाइटल में भी लेके आना है। आपने इसको ऊपर जो आपने पेज बनाया हुआ है, आए जरा ऊपर वापस जी। अब ये देखिए पेज कैसे बना हुआ है। सबसे ऊपर क्या आ रहा है, पेंसिल पे क्लिक करेंगे, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। देखें मुश्किल तो नहीं है ना, आसान सा काम, इंटरफेस है सारा, ग्राफिकल इंटरफेस है। सो मैं टाइटल पे क्लिक करता हूँ जी, क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल सी, यहां जरा देखिए कहाँ लिखा हुआ है, आगे, ठीक है, मतलब पता लग गया ना कहाँ पर क्या चीज़ आ रही है इसकी। अच्छा, अब आए वापस इधर, ये वाला टाइटल इधर आ गया। इधर इसने क्या यूज़ की हुई है, क्लास H4 यूज़ की हुई है। अब हमने इसको भी देखना है कि जब हमारे पास कोई वेबसाइट आएगी तो क्लास, इसको हमने हेडिंग स्टाइल्स को जो यूज़ करना है वो भी हायरार्की में इस्तेमाल करना है, कि ऊपर मेन हेडिंग आ रही होगी और नीचे दूसरी सब हेडिंग हमारे पास आ रही होगी। अच्छा, आ जाए नीचे अब ज़रा, ये टाइटल हो गए हैं दो। आगे से देखते हैं ये कौन सा पार्ट है। इसकी पेंसिल पे क्लिक करें। अब आपने एक फोकस कीवर्ड लगा दिया। अब आपने फोकस कीवर्ड को यहां पर भी लिखना है, ब्लॉक में भी लगाना है, ठीक है। नहीं लगाएंगे तो वो आपकी एसईओ इंप्रूव नहीं करेगा। यानी वहां पर जाकर तो हम कोडिंग के थ्रू कर रहे थे ये सारे काम, यहाँ पर हमने जो पूरा ब्लॉक बनाया है ना वेबसाइट को, ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स है ना बेसिकली, अलग अलग ब्लॉक्स में खोल रहा हूँ। और जब मैं अलग, ये देखिए ये कहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी देख लें, क्या लिखा हुआ है, नोस व्हाट योर अपहोस्ट्री मीन्स। इसको देखें ये कहाँ लिखा हुआ है, ये वाले ब्लॉक है, समझ आ गई। यहाँ पर इमेज भी लगाया हुआ है हमने, ये जैसा भी उसने इंटरफेस बनाया हुआ, बड़ी पुरानी सी वेबसाइट बनी हुई है। तो ये देखिए ये बेसिकली क्या है, के ब्लॉक है, के ब्लॉक है, के ब्लॉक है। तो ये सारे ब्लॉक्स की सूरत में उसने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन किया, ठीक है। सो इस तरह यहाँ पर हमने भी करना है। और अगर हम नीचे इसको बड़ा करना चाहें तो टेक्स्ट बढ़ा लें जितना भी हमने इसका बढ़ाना है। अभी हम इसकी एसईओ स्कोर भी देखते हैं। एसईओ आपने मोबाइल पे इंस्टॉल किया हुआ है ना, एसईओबिलिटी है ये वेबसाइट, हाँ। और मोबाइल के ऊपर एसईओ चेक है ये टूल के तौर पर। अब ये बोल्ड भी हुआ हुआ है कुछ यहाँ पे, देख रहे हैं। इधर आए जरा, पहले वेबसाइट को भी लिख लेते हैं। यहाँ पे वेबसाइट चल रही थी ना, यहाँ कॉपी करके इसको यहाँ ले आए। अब हम प्योरली इसकी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और ये लाइव वेबसाइट है। क्लिक हो गया। अभी तक काम कर रहा है, चले इसे करने देते हैं काम, वापस आ जाएगा। अब मैंने की फ्रेज बताने के लिए ये सारी चीज़ें खोल रहा हूँ कि आपने जो की फ्रेज सेट किया है उसको आपने पूरी वेबसाइट में इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। आई होप ये बात आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। जी, आगे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कहता जी मेटा भी नहीं डिफाइन हुआ हुआ इसका। उसके बाद क्या कहता है, इमेज की फ्रेज, कहता है इमेजेस ऑन दिस पेज हैव ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, लेकिन उसमें भी आपने की फ्रेज को इस्तेमाल
नहीं किया हुआ। तो कहता है बेसिकली यहाँ पर टर्म की फ्रेज यूज़ कर रहा है। मैं बार बार क्या यूज़ करता हूँ, जब हम सर्च करते हैं तो कीवर्ड की बात करते हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पर ये की फ्रेज बोल रहे हैं। तो कहता है जो आपका मेन कीवर्ड है उसको आपने आर्ट में इस्तेमाल करना है, यही मैंने भी आपको बताया हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाएं। ये वाले काम सारे कह रहा है ठीक किए हुए हैं आपने। कहता है इंटरनल लिंकिंग गुड, इमेजेस गुड, टेक्स्ट लेंथ फाइन, एसईओ टाइटल विड्थ ये भी ठीक है। और ये है प्रीमियम एसईओ एनालिसिस। यहाँ पर आकर रुक गया मजीद एनालिसिस करने से। तो अगर आपने पेड टूल लिया होता तो आप पूरे मुकम्मल एनालिसिस करते, ठीक है। आएंगे इधर आगे एसईओ स्कोर इधर क्या कहता है, मेटा इंफॉर्मेशन, पेज क्वालिटी, पेज स्ट्रक्चर बहुत बुरा है, हाँ, इसलिए कि आप देख रहे हैं ना सही बना नहीं हुआ, स्ट्रक्चर इस वेबसाइट का ठीक नहीं है। अच्छा जी, सर्वर का तो बहुत बड़ा इशू आया हुआ है। जिस तरह जब SSL हम रिजॉल्व करेंगे तो फिर देखेंगे ये फ़र्क पड़ेगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और आगे आकर देखें जी, कहता है ये करना है आपने। कहता है मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लगी, मेटा डिस्क्रिप्शन लगाएं, ओनली यूज़ वन HTML हेडिंग इन योर टेक्स्ट। कहता है आपने बार बार हेडिंग 1 को इस्तेमाल किया हुआ है, कहता है एक इस्तेमाल करें। तो अगर आपको हेडिंग्स एक से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है तो नेस्टेड फॉर्म में जाकर हेडिंग्स को इस्तेमाल करें। मतलब हेडिंग 1 तो उसके नीचे भी हेडिंग चाहिए तो हेडिंग 2 ले आएँ, फिर भी चाहिए तो हेडिंग 3 ले आएँ, लेकिन ऐसे ना करें कि बार बार H1 का इस्तेमाल हो। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है जी, इम्प्रूव द पेज रिस्पॉन्स टाइम। हाँ जी, इसका क्या मतलब है, ये तो आप प्रीवियस लेसन में हम डिस्कस भी कर रहे थे। कहता है आपके पेज का रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा है, तो चेक करें जाकर क्या वजह है। जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था टेक्निकल एसईओ में जो चीज़ें देख रहे थे कि उसमें क्या वजह है, तो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा पेज स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो डेवलपर से क्या करें, हम उस चीज़ को रिड्यूस करें, क्या जावास्क्रिप्ट उससे स्लो कर रहा है, क्या कर रहा है। उसके बाद क्या कहता है, हाँ जी, ट्राई टू रिमूव अनयूज्ड नंबर ऑफ यूज CSS फाइल्स। कहता है CSS फाइल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डेवलपर से क्या कि ये भी उसे कहें कि जनाब अगर CSS फाइल कुछ कम करें और हमारी वेबसाइट पर उसका अफेक्ट ना हो तो भी कम करवाएं, क्योंकि ये दो काम करने से आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़नी है। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी तो उसकी इंडेक्सिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो वो इंडेक्स होगी और क्राउल होगी। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, ठीक है। आगे से क्या कह रहा है, टाइटल कह रहा है, ठीक है। टाइटल एक चीज लिखी हुई है इसने, क्या, देयर आर अ वर्ड रेपिटेशन इन द पेज टाइटल, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विस, पूरे का पूरा ही रिपीट हुआ है, हाँ। तो इवन आपको वर्ड भी रिपीट नहीं करना, हाँ, ये तो पूरा सेंटेंस रिपीट हुआ है ना, ट्वाइस लिखा हुआ है, सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज और सोफा। तो ये बता रहा है, कहता है लेंथ ठीक है लेकिन रेपिटेशन हुई है, इसको ठीक करें। यानी आप ये सारी सजेशन दे रहे हैं ना आपको, बेसिकली इस टूल को इसीलिए इस्तेमाल करना है कि हमें अपनी वेबसाइट के अंदर जब जो सजेस्ट करेगा उस चीज़ को हमने इम्प्रूव करना है अपनी साइट में जी। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, मिसिंग, ये हमने देख लिया था। देयर आर नो प्रॉब्लम इन एक्सेस टू द वेबसाइट, क्रॉलेबिलिटी इशू कोई नहीं है, कैनोनिकल ओके है, लैंग्वेजेस भी हमने बताई हुई हैं, href लिंक भी इसमें मेंशन किया हुआ है। href लिंक का मतलब ये है कि जो लिंक्स हैं उनको भी मल्टी लैंग्वेज में लेकर गए हैं, ताकि कोई बंदा खोले किसी और लैंग्वेज में खोले तो लिंक उसमें खुल सकता है। आगे क्या है, पेज URL, ये भी ठीक है, और देखें कहाँ पर जाकर फंस रहा है। कहता है ये कहीं पर लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक करें, हाँ। कंटेंट में अब आपको इश्यूज दे रहा है, देयर आर 2 टेक्स्ट डुप्लीकेट ऑन दिस पेज। कहता है ये डुप्लीकेशन भी हुई है, दिस पेज कंटेन्स 1100 वर्ड दैट इज ओके, ठीक है। यानी ये कहा था ना आपसे कि 1500 तक फाइन है, इवन आपने 500 वर्ड्स लिखे होते हैं तो वो भी ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टॉप वर्ड्स, ये भी ठीक है जी। स्टॉप वर्ड्स का मतलब है कि स्टॉप इंग्लिश के हवाले से जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं वो आपने प्रॉपर इस्तेमाल किए हुए हैं। जब हम वर्डप्रेस में आते हैं ना तो वर्डप्रेस में कहता है कि इंग्लिश का भी आपने बड़ा ध्यान रखना है, इंग्लिश राइटिंग का। मतलब इंग्लिश राइटिंग का मतलब क्या है कि जैसे हम लिखते लिखते कभी हाउ एवर यूज़ करते हैं,
कभी सो यूज़ करते हैं, कभी ऑफन यूज़ करते हैं। तो कहते हैं इस तरह के वर्ड्स आपके इसमें मतलब एक नेच होने चाहिए, मतलब आपके कंटेंट में इस तरह जनरल तरीके से बात लिखी होनी चाहिए, जैसे कोई आप किसी को डिक्टेट कर रहे होते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये वाली चीज़ें सारी कंटेंट से रेलिवेंट चीज़ें ओके हैं। क्या कहता है जी, एवरेज नंबर ऑफ वर्ड सेंटेंस इज 15। कहता है 15 आपकी सेंटेंस की लेंथ है, जो कि गुड सही है एक पैराग्राफ में। अब एक पैराग्राफ, इसके मतलब क्या है कि एक पैराग्राफ बहुत बड़ा भी नहीं बनाना, ठीक है ना, मतलब 15 वर्ड्स हो जाएं, 20 वर्ड्स हो जाएं, 12 वर्ड्स हो जाएं, फाइन। लेकिन ये ना हो कि आपका एक ही पैराग्राफ 50 वर्ड्स पर है या 80 वर्ड्स पर है, ताकि आपका एक जो बेसिक थीम है पैराग्राफ का वो थोड़ा सा पढ़ के किसी को समझ में आए कि आप इस पैराग्राफ में मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हो, ठीक है। अब ये सारी बातें जो हैं ये अल्टरनेटिवली यहाँ पर भी इफेक्टिव हैं, ये अल्टरनेटिवली वहाँ पर भी इफेक्टिव है, यानी कि ये इन चीज़ों का ख्याल आपने यहाँ भी रखना है और इन चीज़ों का ख्याल आपने वहाँ भी रखना है। फ्रेम्स, अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है, हाँ जी, मोबाइल व्यू पर टैग आर गिवन, क्या कहते हैं, बहुत सारे दिए हुए हैं, कहते हैं इसको देखें आपने एक से ज़्यादा टैग दे दिए, ठीक है, इनको निकाल लें इसमें से जी। आगे क्या कह रहा है, कहता है बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, द फॉलोइंग टैग इज रिपीटेड टू ऑफन। कहता है ठीक है आपने मोबाइल नंबर तो लिखा हुआ है, लेकिन हर दफ़ा मोबाइल नंबर को आपने बोल्ड कर दिया, कह रहे ये ठीक नहीं है, और ये आपका कीवर्ड भी नहीं है, फोकस कीवर्ड भी नहीं है यार, ठीक है। कह रहे इसको ठीक करें। इमेज एसईओ, 14 इमेजेस हैव नो ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, कहता है इतने इमेजेस हैं जिसको ऑल्ट एट्रीब्यूट लगा ही नहीं हुआ, ठीक है। HTTPS कह रहा है ओके, लेकिन सर्वर उसका रिजल्ट शो अच्छा नहीं कर रहा, उसकी वजह वो है कि SSL नहीं है। चलो जी, खत्म होगी बात। SSL की फुल फॉर्म क्या है, मेरे लेक्चर में लिखी हुई थी, सिक्योर हाँ जी, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। अच्छा आ जाए ज़रा आगे, ये ख़त्म होगी बात। ये अब हमने एक सिंपल सी एसईओ देखी है, किसी वेबसाइट की ऑन साइट एसईओ आपने करनी कैसे है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी पेज के इस हिस्से को पकड़ लूँ, ये प्रीव्यू दिखा रहा था ना मैं, ये इसको पकड़ लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आए, ये विजुअल है, और इधर आए ये टेक्स्ट, हाँ जी, देख लें ज़रा, यहाँ पे कोडिंग आ गई है, यानी कि यहाँ पर भी कोडिंग में हमें चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। फिर विजुअल करें, और ये ऊपर से आपने यहाँ से सब कुछ अप्लाई करना है। ये पैराग्राफ है तो फाइन, और अगर हेडिंग है तो यहाँ से चूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर जो काम करना है टैग नहीं लगाने, विजुअली आपने जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं ज़रा, इसका हेड किधर है, हाँ मैं क्या इसका हेड देखते हैं किधर है, किधर है जी हेड इसका, हेड हेड हेड, अपीयरेंस किधर है, मुझे क्यों नहीं नज़र आ रही भाई, और नीचे है, ये है, हाँ जी, यहाँ जाना है आपने, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, थीम फाइल एडिटर, ठीक है। सो इस पर क्लिक करेंगे हम, लेकिन ये थीम फाइल एडिटर डेंजरस भी होता है, इसलिए कि ये आपका जो पूरा थीम लगा हुआ है हम उसके कोड में आ गए हैं। तो इधर आपने अगर कोई ऐसी चेंज कर दी जो कि अननेसेसरी होगी तो उससे आपका थीम ख़राब भी हो जाएगा, और थीम ख़राब होगा तो इसका मतलब होगा कि आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस भी ख़राब होगी। सो इसको हमें केयरफुल होकर इस्तेमाल करना है, सिर्फ टारगेटेड करना है जिसमें हमें काम करना है। और अब ये देखिए कोडिंग से भरा पड़ा है, हेडर, यहाँ से आपने हेडर पे जाना है, header.php। ये बेसिकली जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं ये PHP बेस्ड होती हैं, यानी ये इसकी सारी कोडिंग PHP में होती है। ये जब आप वेब डेवलपमेंट सीखो तो आप PHP उसमें सीखते हो। PHP बेसिकली एक लैंग्वेज है, ठीक है जी।
PHP लैंग्वेज है हमारे पास। जैसे HTML तो बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ना, लेकिन ये एडवांस लैंग्वेज है, ठीक है। आगे यहां आकर हमें करना है जो कुछ करना है, हेड में आगे तो हम चाहें तो अगर कुछ चीज़ें पेस्ट करनी हो, जैसे अभी आप देख भी रहे होगे कि आपको कुछ नज़र भी आओ, गूगल साइट वेरिफिकेशन नज़र आ रही है, तो गूगल साइट वेरिफिकेशन वो सर्च कंसोल, तो उसका कोड भी यहाँ पर पेस्ट हुआ हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर अब ये वो हिस्सा आ गया जो हेड का पोर्शन होता था, इंडेक्स फाइल का हेड। तो इंडेक्स फाइल के हेड को जो आप समझ रहे हैं वो हम यहाँ पर आकर क्या कह रहे हैं, ये header.php है। वर्डप्रेस में ये वाली फाइल header.php है। तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे पेस्ट करनी होंगी यहाँ करेंगे, और नीचे से उसका स्क्रिप्ट शुरू हो रहा है, ये स्क्रिप्टिंग शुरू हो गई आगे से, और इधर हम देखेंगे तो PHP का कोड शुरू हो गया। ये हमारे काम का नहीं है, इसे हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। सो एडिटिंग जितनी भी करनी होगी आपको किस फाइल में करनी है, हेडर में, इंडेक्स में नहीं करनी है, हेडर में आके करनी है, ठीक है। अच्छा, और अब आ जाए इस पर यूज SEO पे आते हैं, इस इंटरफेस को आज कंप्लीट कर लें। जो ई-कॉमर्स वाली वेबसाइट है ना, उसको फिर नेक्स्ट लेसन में देख लेते हैं। आगे पहले हम क्या कह रहे थे, पेज बाय पेज SEO कर रहे थे, ऐसी है ना। वो वाली जो SEO थी पेज बाय पेज है, यानी आपकी वेबसाइट पे 4 पेजेस हैं तो आपने एक एक करके चारों की SEO करनी है, ठीक है, वर्डप्रेस की, तो चारों की SEO हो जाएगी। अगर आप सिर्फ मेन पेज की करोगे तो बाकियों की नहीं होगी, सिर्फ होम पेज की SEO होगी। अब हम स्टैंडर्ड चीज़ें यहाँ कर देखने लगे हैं ज़रा जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेबमास्टर टूल्स, इस पर क्लिक करें। ये जो वेरिफिकेशन कोड्स हैं, गूगल का वेरिफिकेशन कोड देना है आपने, तो यहाँ आकर आप गूगल का वेरिफिकेशन कोड पेस्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा जब मैंने गूगल वेरिफिकेशन कोड बनाते थे तो उसका एक टेक्स्ट कोड भी होता था और एक फाइल होती थी, तो यहाँ पर आकर आप उसका टेक्स्ट कोड दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इधर आए ज़रा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, टूल्स पे जाएं, इसमें भी कुछ चीज़ें पेड हैं। आपके पास पेड हैं कि वैसे ही हैं प्लगइन्स? अच्छा, प्लगइन्स फ्री हैं। अगर आप SEO इम्प्रूव करना चाहते हो तो पेड SEO को प्लगइन लें, ठीक है। क्या क्या आ रहा है जी यहाँ पर देखें जरा, टूल्स में आ गए हम, यहाँ पर कहीं होगा फाइल एडिटर आ रहा है, ये फाइल एडिटर पे क्लिक किया, जी क्या कह रहा है, रोबोट फाइल भी नहीं इसमें बनी हुई, चेक करें, इसकी बनी होगी मेरा ख्याल है, क्यों कह रहा है नहीं बनी हुई, इसमें प्लगइन्स भी 2 हैं ना। बनी हुई है ना, बेसिकली इस प्लगइन के थ्रू नहीं बनी होगी, दूसरे प्लगइन के थ्रू बनी होगी, ठीक है, मैथ रैंक के थ्रू बनी होगी। बाकी के सारे काम इसके मैथ रैंक पे हुए होंगे, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह करके इसको देख भी सकते हैं। और अगर आपने बनानी होगी, जैसे वो कह रहा है बनानी है, तो इस पर क्लिक कर दो, क्रिएट रोबोट्स फाइल, तो यहाँ से हम रोबोट्स फाइल बना भी सकते हैं। ये हमने सारी, और इसमें प्लगइन इंस्टॉल करना होगा तो आप इधर आओगे, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड न्यू। वो मैंने कल एक प्लगइन बताया था आपको, क्या नाम था उसका, उसको इंस्टॉल कर देते हैं इसमें, हाँ याद है, फोंट्सवैप, फोंट्सवैप के नाम से था ना। लो इधर आए, तो आपको इंस्टॉल करने का तरीका बच्चों को पता लग जाएगा। फोंट्सवैप, ये ठीक है ना। स्वैप गूगल फोन डिस्प्ले, मैंने बताया था ना ये क्या है। ये क्या करता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन हो जिसने डाउनलोड होना हो, तो जैसी वेबसाइट लोड होगी तो जो भी फ़ोन मौजूद होगा उसमें चला देगा उसको, और जब तक वो डाउनलोड नहीं होगा उसको कहना इसी में रखेगा और फिर इसको अपडेट कर देगा। तो ये आ गया, और इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक्टिवेट ही करना होगा।
तो ये फीचर यानी कि एक फैक्टर हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। और जब HTML फाइल होगी तो उसका मैंने आपको प्रीवियस लेसन में कोड बताया था कि आप उसका कोड लिखोगे। और ये इसमें और बहुत सारे प्लगइन्स हैं आप देख रहे हैं। मतलब ये जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है ये टोटल प्लगइन बेस्ड है, यानी आपको कोई चीज़ चाहिए आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है उसका। कोडिंग में हमें जो कुछ करनी है हमने उसकी कोडिंग करनी है, लेकिन जब हम इसमें आते हैं तो हमें, और इसका मतलब क्या होता है कि इसी वजह से ये आपकी जो वेबसाइट है ये हैवी से हैवी होती जाती है कि जितने ज़्यादा प्लग, क्योंकि पूरा प्लगइन का लोड आपकी साइट पर पड़ जाता है। इसलिए हमें वही प्लगइन्स करने चाहिए जो ज़रूरी हो, और आपको जब वेबसाइट बनने के बाद लगे कि ये फ़लाँ प्लगइन जो है ये नहीं चल रहा, मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, तो आप उसको डीएक्टिवेट कर दो, ठीक है, ताकि वो लोड ना डाले आपकी वेबसाइट के ऊपर। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके अंदर जब हम कुछ परचेज़ करें तो वो पेड लें, लेकिन जब हम पेड लेंगे तो हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट बहुत महंगी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से लोग पेड नहीं लेते, और इसी वजह से आपकी ये जो वेबसाइट है ये स्लो होती है, ठीक है। आज का लेसन हम यहाँ पे अब एंड करते हैं। और इस तरीके भी हमने आज देखा, ये क्या था हमारे पास, ई-कॉमर्स। इसकी शक्ल आपको दिखा देता हूँ, किधर गया वो, ये अब ये ई-कॉमर्स किया ना, तो ये ई-कॉमर्स में देखिए यहाँ पर पेजेस भी हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, बेसिकली क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट्स की एसईओ करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमने अपनी प्रोडक्ट्स की एसईओ करनी है, यानी मैं 10 चीज़ें सेल पर लगाई हुई हैं, तो मुझे उन 10 चीज़ों की एसईओ अलग-अलग अप्लाई करनी है। बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे दराज लिस्टिंग होती है, जैसे दराज पे लिस्टिंग है ना, तो एक एक को करते हैं, इसी तरह एक एक को करेंगे और एक एक रैंक करेंगे। और अगर नहीं